विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम एक जो हमारा श्वसन वाला पार्ट है क्लास 12 का, उसका एक अंतिम छोटा सा बिंदु है श्वसन संबंधी रोग। तो फटाफट उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो श्वसन संबंधी रोग यानी कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित है, जिसमें अपन पहला पढ़ते हैं अस्थमा। अस्थमा, जिसको हम दमा भी कहते हैं। अस्थमा या दमा क्या होता है? तो कई पदार्थों से कई व्यक्तियों को एलर्जी होती है। तो एलर्जी से होने वाला रोग, जैसे एलर्जी होती है, जैसे परागकण, कई परागकण उड़ते हैं या धूल उड़ते हैं, या कई व्यक्तियों को खाद्य पदार्थ से भी एलर्जी होती है, या ठंड से होती है, या धुआं से होती है, या जो धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान, तो उनसे कई तरह के व्यक्तियों को एलर्जी होती है। अब इसके कारण से क्या होता है, हमारी जो श्वास नली है उस व्यक्ति की, श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिकाएं जो फेफड़ों के अंदर बनी हुई है, उनके उनके अंदर सूजन आ जाती है, उनमें संकुचन हो जाता है, सूजन आ जाती है, और सूजन आने से जो श्वसन मार्ग है वो सकरा हो जाता है। उस श्वसन मार्ग के सकड़े होने से क्या होता है, श्वसन में समस्या पैदा हो जाती है। श्वसन है वो अच्छी तरीके से उसको मार्ग नहीं मिल पाता है। तो कई ऐसे एलर्जी कारक है, जैसे परागकण है, या धूल, या खाद्य पदार्थ है, ठंड है, धुआं है, धूम्रपान है, गर्द है, कोई गर्द उड़ रही है, तो उसके कारण से श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिकाएं में सूजन आ जाती है। जो उसकी मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन आने लगती है और उसमें सूजन आ जाती है, और सूजन आने से श्वसन मार्ग कैसा हो जाता है, सकरा हो जाता है। सकरा होने से श्वास का जो आना जाना है वो उसमें कठिनाई होती है। अब इसका उपचार क्या है? तो उपचार करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेंट्री एंटी इन्फ्लामेंट्री दवाइयाँ दी जाती है। एक आती है ब्रोंकी डायलेटर, और एंटीबायोटिक दवाएं, एंटीबायोटिक ड्रग्स दी जाती है। तो एंटी इन्फ्लामेंट्री का मतलब, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, तो सूजन को कम करने वाली दवाएं दी जाती है। ब्रोंकी यानी ब्रोंकी आप जानते हो, डायलेटर यानी वापस उसको डायलेट करने वाली। तो एंटी इन्फ्लामेंट्री जो सूजन को कम करती है, और ब्रोंकी डायलेटर का मतलब है जो ब्रोंकी को वापस चौड़ा करती है या डायलेट करती है, और एंटीबायोटिक की कुछ दवाएं दी जाती है जो उसको राहत मिल जाती है। दूसरे अपन रोग की बात करते हैं, ब्रोंकाइटिस। देखो, ब्रोंकाइटिस, इसका देखो ये ब्रोंकी से बना हुआ है और टाइटिस से बना हुआ है। तो ब्रोंकी का तो मतलब होता है श्वसनी, और टाइटिस का मतलब होता है सूजन। तो इसका सीधा सा स्पष्ट है, ब्रोंकी में सूजन, श्वसनी में सूजन आना। तो इससे क्या होता है, सूजन आती है और अधिक श्लेष्मा बनता है, अधिक श्लेष्मा बनने लगता है सूजन के साथ ही। तो ब्रोंकी में अगर सूजन आ जाएगी तो वो सक्रिय हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी तो श्वसन मार्ग में समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, कुछ प्रदूषक होते हैं उसके कारण भी ऐसा होता है, या कोई बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है, उसके कारण से ये हो सकता है। तीसरा देखो, वात स्फीति, वात स्फीति, इसको बोलते हैं एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा। तो वात स्फीति क्या है? देखो, वात यानी हवा, स्फीति यानी फूलना। तो ये व्यक्ति के फेफड़ों में, हम जानते हैं कि फेफड़ों में हवा पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती है, लेकिन इस स्थिति में कई व्यक्तियों के फेफड़ों में हवा एक सीमा से ज़्यादा भरी हुई रह जाती है, और उसके फेफड़े हैं वो भरे हुए ही रहते हैं, इसलिए उनमें जो टाइडल वॉल्यूम है वो बहुत ही कम हो पाता है। तो ये एक चिरकालिक रोग है। चिरकालिक का मतलब है वो तो लंबे समय बाद में धीरे धीरे होकर फिर लंबे समय बाद में ये होता है। इसे शॉर्ट ब्रीथिंग, देखो शॉर्ट ब्रीथ भी कहते हैं। शॉर्ट ब्रीथ का मतलब है बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में श्वसन ले जाता है, क्योंकि उनके जो फेफड़े होते हैं वो वायु से भरे होते हैं, वात यानी वायु। स्फीतियों का मतलब होता है फूले हुए, एम्फाइसेमा। तो इनके जो फेफड़े होते हैं वो ऑलरेडी फूले हुए रहते हैं, इसलिए उनमें वायु का अंदर जाना और बाहर निकालना बहुत ही कम मात्रा में होता है, अर्थात शॉर्ट ब्रीथ होती है। तो इससे धीरे धीरे क्या होती है, जो वायु कुपिकाएँ होती है, वायु कुपिकाओं की जो दीवार है
वो दीवार नष्ट हो जाती है और नष्ट होने पर क्या होगा, श्वसन क्रिया कम हो जाती है। और इसका सबसे जो प्रमुख कारण है वो है धूम्रपान। ये सबसे बड़ा कारण है इसका। धूम्रपान को छोड़ दिया जाएगा तो वातस्फीति की समस्या नहीं आएगी। तो ये लास्ट में धीरे धीरे जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, अंत में धीरे 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 फिर वातस्फीति के अंदर वो बदल जाता है। चौथा देखो, सार्स, ये भी एक महत्वपूर्ण है। सार्स का पूरा नाम है देखो, सीवियर एक्यूट, आर से रेस्पायरेटरी और एस से सिंड्रोम। तो सीवियर का मतलब होता है गंभीर, एक्यूट का मतलब तेजी से फैलने वाला, रेस्पिरेटरी का मतलब श्वसन संबंधी, और सिंड्रोम का मतलब रोग होता है ये। तो ये गंभीर है और तेजी से फैलने वाला रोग है। ये वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। और वो भी कौन सा वायरस है, ये एक जो कोरोना फैमिली है जो अभी चल रहा है, कोरोना वायरस के अज्ञात प्रभेद से होता है। इसका हमें पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन ये कोरोना वायरस की जो फैमिली है उसके एक सदस्य के द्वारा सांस फैलता है। ये भी चीन से पैदा हुआ था ये भी, सार्स भी। इसके जो लक्षण होते हैं देखो, बिल्कुल निमोनिया के समान है। इसके जो लक्षण है वो जो निमोनिया होता है, निमोनिया फेफड़ों के अंदर जो होता है, निमोनिया के समान होता है इसके लक्षण। अब निमोनिया के समान क्या होता है, श्वसन मार्ग में श्लेष्मा भर जाता है। निमोनिया का मतलब श्वसन मार्ग में श्लेष्मा भर जाता है, और जो जब श्वसन लेते हैं तो फेफड़ों में दर्द होता है और बलगम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो होता है सार्स, जो कि एक वायरस के द्वारा होता है। कोरोना वायरस के अज्ञात प्रभेद से ये होता है, कोरोना फैमिली के एक प्रभेद से ये हो रहा है। तो इसमें लक्षण भी निमोनिया के समान है, लेकिन ये निमोनिया से ज़्यादा खतरनाक है। चौथा देखो, निमोनिया, जिसको हम कह रहे हैं निमोनिया। ये निमोनिया है एक जीवाणु के द्वारा होता है, और उस जीवाणु का नाम है देखो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये इसको डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी कहते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। न्यूमोनी का मतलब निमोनिया होता है इससे। तो इसमें ये निमोनिया लगभग एक तो बच्चों में ज़्यादा होता है, वह जो वृद्ध होते हैं उन वृद्धों में भी फिर ये ज़्यादा होने लगता है, जिस बढ़ी हुई आयु के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जो वायु कुपिकाएँ हैं, वायु कुपिकाएँ वायु कुपिकाओं की सतह पर श्लेष्मा भर जाता है, श्लेष्मा का जमाव हो जाता है। तो फेफड़े हैं उनमें घर घर की आवाज़ आती है, एक विशेष तरह की आवाज़ आती है। तो उससे पता चलता है डॉक्टर को कि इसमें निमोनिया जैसी स्थिति है। तो वायु कुपिकाओं में श्लेष्मा का जमाव हो जाता है, उसमें श्लेष्मा भर जाता है, और फिर सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लेते समय आवाज़ आती है। चौथा देखिए, नेक्स्ट ये छठवा देख लें, सिलिकोसिस। देखो, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, ये दो रोग है। ये इनकी खाने होती है। सिलिकोसिस का मतलब सिलिका की खान, और अबेस्टोसिस का किससे होता है, अबेस्टोस से। तो इन दोनों की खाने होती है, खाने। इन खानों में जो काम करते हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, तो इनकी सिलिका की या अबेस्टोस की जो खाने होती है, उस काम करने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर ये सिलिका और अबेस्टोस उड़ती रहेगी। तो धीरे धीरे ये जो सिलिका और अबेस्टोस है उनके लंग्स में जमने लगती है, जिससे उनके लंग्स में क्या बन जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स आते हैं। देखो, ये कोलेजन फाइबर अत्यधिक बन जाते हैं, और ये कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, और हमारे फेफड़े कोमल होते हैं। तो ये
जब कुछ लोग सिलिका या एस्बेस्टस की खानों में काम करते हैं तो उनमें हम ये सिलिका और एस्बेस्टोस उन खानों में उड़ती रहेगी, तो वो हवा के साथ फेफड़ों में चली जाती है, उसमें जमने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, फेफड़ों में कोलेजन फाइबर्स अधिक बन जाते हैं और लंग्स में तंतुमय ऊतक बन जाते हैं। देखो, तंतुमय ऊतक में वृद्धि हो जाती है, जिससे जो लंग्स है की दीवारें कठोर हो जाती है और बाद में लंग्स नष्ट हो जाते हैं। ये देखो, काम करना ही बंद कर देंगे। तो इसका उपचार क्या है? देखो, जो लोग सिलिका या एस्बेस्टस की खान में काम करते हैं तो उनके लंग्स में ये सिलिका और एस्बेस्टोस हवा के साथ उनके फेफड़ों में जाने लगते हैं और उनमें जमने लगते हैं। तो जब ये फेफड़ों में जाते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप क्या करता है, शरीर उसमें कोलेजन फाइबर से ज़्यादा बना लेता है, और कोलेजन फाइबर जब ज़्यादा बन जाते हैं तो ये कठोर होते हैं और जो लंग्स में तंतुमय ऊतक मतलब इस तरह से कठोर तंतुमय ऊतक बन जाते हैं, इसलिए फेफड़ों का पिचकना और फैलना धीरे धीरे कम हो जाता है और वो कठोर हो जाते हैं और धीरे धीरे फेफड़ों की दीवारें यानी उनकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और बाद में लंग्स है वो नष्ट हो जाते हैं। इनका उपचार क्या है? एक अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनना चाहिए, मास्क का यूज करना। तो अच्छी क्वालिटी का अगर वो मास्क पहनेंगे तो ये सिलिका या एस्बेस्टोस के कण उनके फेफड़ों में नहीं जा पाएंगे और वो इस स्थिति से बच जाएंगे, सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस से। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। देखो, राइनाइटिस, ये बहुत बार होता है और ये सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 7 नंबर, राइनाइटिस। ये डॉक्टर जैसे अपन जुकाम हो जाता है तो नॉर्मली दिखाने जाते हैं तो वो लिखता है राइनाइटिस, तो ये वायरस के कारण होता है, एक वायरस के कारण। और इसे हमारे जो नासा कक्ष होते हैं उन ना वायरस के कारण उस नासा कक्ष में सूजन आ जाती है और श्लेष्मा बढ़ जाता है, वो श्लेष्मा नाक से बाहर आने लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं राइनाइटिस। तो राइन का मतलब होता है हमारे नासा कक्ष, और टाइटिस का मतलब होता है सूजन। तो नासा कक्षों में सूजन आने से श्लेष्मा बढ़ जाता है, नॉर्मली हम कहते हैं जुकाम, तो वो हम कहते हैं ना वायरल हो गया, तो वो वायरल राइनाइटिस की स्थिति होती है। एक है लेरिंगो लेरिन लेरिंग्स जो होती है अपन लेरिंगटाइटिस, लेरिंगटाइटिस, इसका मतलब है हमारी जो लेरिंग्स होती है, उस लेरिंग्स में सूजन आ जाती है, लेरिंजाइटिस के अंदर लेरिंग्स में सूजन, और ये होता है एक जीवाणु के संक्रमण के कारण, जीवाणु के संक्रमण के कारण। तो लेरिंजाइटिस में क्या होता है, जीवाणु का संक्रमण होता है तो लेरिंग्स सूज जाती है। लेरिंग्स में होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड, कौन होते हैं, वोकल कॉर्ड, उस वोकल कॉर्ड में सूजन आ जाती है और सूजन आने से आवाज़ भारी हो जाती है। कई व्यक्ति कहते हैं ना अपन कि आपकी आवाज़ इसने भारी कैसी हो गई, या आवाज़ में भारीपन कैसे हो गया, तो हम देखते हैं कई व्यक्तियों की आवाज़ है वो अलग हो जाती है, जैसे उनको जुकाम लगती है, तो वो होता है लेरिंजाइटिस के द्वारा एक जीवाणु का संक्रमण होता है, तो लेरिंग्स सूज जाती है और उसमें जो वोकल कॉर्ड होते हैं, स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड का मतलब स्वर रज्जु, उन स्वर रज्जु सूज जाते हैं, इसलिए उनमें कंपन कम होने लगता है और जो आवाज़ है वो उसमें भारीपन आ जाता है। जैसे जैसे एंटीबायोटिक दी जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक देता है, जैसे एंटीबायोटिक देगा जीवाणु का संक्रमण खत्म होगा तो इनकी सूजन धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और वो आवाज़ है वो पूर्व के रूप में स्थापित हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, एक रोग की स्थिति है एनोक्सिया, एनोक्सिया, या इसको अपन एक चीज़ और बोल सकते हैं, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। एन का मतलब एब्सेंट और एन का मतलब एब्सेंट और ओक्सिया का मतलब O2, हाइपो का मतलब कम और ओक्सिया का मतलब O2, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया,
ऑक्सीजन की कमी होना। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो शरीर में एनोक्सिया की स्थिति होती है या हाइपोक्सिया की स्थिति होती है, और धीरे धीरे शरीर से नीला पड़ सकता है अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो शरीर में। तो एनोक्सिया और हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की कमी होना। एक स्थिति है एस्फाइक्सिया, एस्फाइक्सिया ये। तो एस्फाइक्सिया में क्या होता है, O2 की कमी होती है लेकिन CO2 की अधिकता होती है, तो दम घुटता है आदमी का इस स्थिति के अंदर। तो O2 की कमी हो और अगर CO2 की अधिकता हो तो वहाँ पर एफाइक्सिया की स्थिति होती है, दम घोटू स्थिति होती है। नेक्स्ट देखो, एक है यूपनोइया, यूपनिया या यूपनोइया। इसको हम कहते हैं एक नॉर्मल ब्रीथिंग है ये, नॉर्मल ब्रीथिंग, इसको तो नॉर्मल ब्रीथिंग ही कहेंगे। लेकिन इसका एक रूप है जैसे यूपनोइया का एक हाइपरकेपनिया। इस हाइपरकेपनिया का मतलब होता है, हाइपर का मतलब हो गया ऊपर या अबो, और केपनोस का मतलब हो गया स्मोक, स्मोक में धुआं। तो धुआं अगर कोई धुएं में ज़्यादा रहेगा तो उसके रक्त में CO2 बढ़ जाती है। तो रक्त में CO2 का बढ़ना क्या कहलाएगा, हाइपरकेपनिया। रक्त में CO2 का बढ़ना हाइपरकेपनिया कहलाएगा। ये बात होती है। अगर रक्त में CO2 की कमी हो जाती है तो उसको हाइपोकेपनिया बोलेंगे। हाइपो का मतलब लो, और केपने का मतलब है स्मोक, स्मोक यानी धुआं। तो ये रक्त में CO2 का कम होना है, या CO2 की, रक्त में CO2 की कमी होना है ये। और लास्ट पर लेते हैं अपन डिस डिस्पोनिया। डिस्पोनिया का मतलब, या इसको इस तरह भी लिखते हैं कई बार, डिस्पेनिया। इसका मतलब है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब श्वसन में रुकावट होना या कठिनाई होना। तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को हम क्या कहते हैं, डिस्पनिया कहते हैं या डिस्पनोइया कहते हैं इसको। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की, जिसको हम कहते हैं कोविड-19। इसके बात कर लेते हैं जो भी बहुत पूरे विश्व में फैल रहा है, उसके कारण से पूरे विश्व में एक लॉकडाउन हुआ है, अपने भारत में भी लॉकडाउन हुआ है। इसी के कारण से आज स्कूल कॉलेजेस सभी बंद पड़े हैं। तो ये कोविड-19 है क्या, तो थोड़ी सी इसमें चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो, कोविड-19 का पूरा नाम है, देखो को से तो है कोरोना, कोरोना, को से तो हो गया CO से कोरोना, वी से हो गया वायरस, कोरोना वायरस मतलब VI। तो कोरोना से तो हो गया CO, वायरस से ले लिया VI। तो कोवी हो गया, डी का मतलब होता है डिजीज, और 19 का मतलब है 2019। ठीक है, तो मतलब ये 2019 में ये बीमारी चर्चा में आई थी, और इसको हम कहते हैं कोरोना वायरस डिजीज 2019। और इसको शॉर्ट में लिख दिए इसको, कोरोना से CO, वायरस से VI और डिजीज से D। तो इसको हम कहते हैं कोविड-19। ठीक है, ये एक बहुत ही खतरनाक संक्रामक रोग है, सब बहुत ही तेजी से फैलने वाला रोग है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो इसका जो रोग कारक है वो कौन है, तो वो हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस है। तो एक वायरस है, इसका रोग कारक कौन है, वायरस, अर्थात हिंदी में कहते हैं इसको विषाणु। अब उसका नाम क्या है, देखो वैज्ञानिकों ने उसका नाम दिया है सार्स कोवी कोवी 2। इसको सार्स कोविड कोरोना वायरस 2 नाम दिया गया है, या इसको एक नाम और दिया गया है नोवेल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस निमोनिया,
न्यूमोनिया। और इसका या इसको हम या द कोरोना वायरस भी बोलते हैं, कोरोना वायरस। तो ये इसके वायरस के नाम है सार्स कोव सेकंड या नोवल कोरोना वायरस निमोनिया या द कोरोना वायरस। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम इसको करते हैं सार्स। हमने सार्स पढ़ा तो हमने ये भी सार्स में कहा था कि वो भी वायरस द्वारा होता है, कोरोना फैमिली के द्वारा ही होता है। अब इसका जो पहला केस आया था, पहला केस वो आया था चीन में, और जो चीन का एक सिटी है वुहान, ये वुहान चीन है। और ये दिसंबर 2019 में रिपोर्ट किया गया था पहला केस दिसंबर 2019 में। इसी दिसंबर, पूरा एक साल हो गया अपने 2020 के अंदर दिसंबर में। तो दिसंबर 2019 यानी पिछले साल वुहान सिटी चाइना की है, उसमें पहला केस आया था। और भारत में पहला केस कब आया? जनवरी में रिपोर्ट किया गया था। ये 30 जनवरी 2020 को ये पहला केस आया था। फिर उसके बाद में मार्च में हमारे देश में लॉकडाउन लग गया था। और अगर अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पहला केस कब आया? तो ये पहला केस जयपुर में आया था, जयपुर के अंदर आया था। ठीक है। और ये अब इसके लक्षण क्या है? देखो लक्षण, जयपुर में आया था पहला केस और लगभग मार्च के अंदर आया था, मार्च 2020 के अंदर। लक्षण देखिए, तो लक्षण में इसका एक तो इम्पोर्टेंट लक्षण है कि व्यक्ति को बुखार आता है और कफ भी आएगा, सांस में उसको परेशानी होगी, कठिनाई होगी, फेफड़े ऊपर नीचे होंगे उसको। और एक इसका स्पेशल लक्षण है कि स्वाद और जो सूंघने की क्षमता है, सूंघने की शक्ति, उसमें कमी हो जाती है, सूंघने की शक्ति में कमी हो जाती है। ये इसका एक स्पेशल लक्षण है कि एक तो बुखार आएगा व्यक्ति को, कफ, सांस में परेशानी होगी, स्वाद और सूंघने की शक्ति के अंदर कमी हो जाएगी और व्यक्ति थकान महसूस करेगा, फीवर आएगा, कफ होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, शॉर्टनेस का ब्रीथिंग है, उसको जल्दी जल्दी और थोड़ा थोड़ा सांस आएगा, यानी सांस में उसको परेशानी होगी। स्वाद का मतलब टेस्ट, ये अपने कह सकते हैं कि सूंघने या स्वाद की शक्ति में कमी, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, यानी अपन सूंघने और हमें टेस्ट नहीं आएगा, नहीं अपन को पता चलेगा कि क्या चीज़ है, सूंघने में भी ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये कुछ इसके लक्षण है। अगर इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो हमें डॉक्टर से जांच जरूर करवानी चाहिए। अब डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में जांच क्या करते हैं, तो इसका डायग्नोसिस निदान क्या है? तो अभी इसका एक टेस्ट चल रहा है RT-PCR। देखो ये RT-PCR, ये टेस्ट चल रहा है अभी RT-PCR। तो इसका मतलब है जो रियल टाइम, उसी टाइम में रियल टाइम में रिवर्स टी का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इससे क्या होता है कि वायरस होता है, वायरस से आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। तो ये RT-PCR, ये जांच में लिखा होता है RT-PCR, तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इस आर का मतलब है रियल टाइम। तो रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। और एक अभी चेस्ट का CT स्कैन भी होता है, चेस्ट का CT स्कैन, वो भी कोरोना वायरस को देखने में किया जाता है। अब इसका बचाव क्या है? देखो बचाव क्या है कि अभी पूरा विश्व वैक्सीन बनाने में लग रहा है, तो अभी तो कोई वैक्सीन नहीं आई। ठीक है। तो अभी भारत में भी जैसे कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, ये वैक्सीन है, वो भी उनका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। और हमें आशा है कि जनवरी के अंदर जल्दी ही वैक्सीन भारत विकसित कर लेगा। लेकिन उसके लिए अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें क्या करना है? हैंड वॉशिंग रखनी है, हैंड
वॉशिंग, हाथों को बार बार साबुन से धोना है। मास्क का आवश्यक रूप से प्रयोग करना है। ये मास्क है वो आपको 90% से भी ज़्यादा संभावना है कि ये कोरोना से बचा देगा। तो मास्क, इसके अलावा हमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति जो कोरोना की चपेट में आ गया है तो उसको पूरी तरह से क्वारंटाइन क्वारन क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। उसको कुछ समय के लिए अलग रहना चाहिए ताकि अन्य सदस्यों में ये नहीं फैले, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है। तो आज के आपके इस वीडियो में हमने श्वसन से होने वाले कुछ डिजीज़ के बारे में बात की है और कोरोना वायरस के बारे में भी बात की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर रक्त परिसंचरण जो है प्राणियों में परिसंचरण उसको स्टार्ट करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने, जिन साथियों ने अपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अपने नाम पर एक रेड बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको दबाएं और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको भी दबाएं। जैसे ही कोई नया वीडियो में पहुंचाता हूं तो आपको उसका मैसेज मिल जाएगा। और आपका जैसा भी कमेंट है, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं या इसमें कोई सुधार करना है तो वो प्लीज़ मुझको ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर रखें।